जाको ना ओरछे ओरछा कहायो है, और मधुकर की रानी ने राम को रिझायो है। राजा ओरछा में शिकार के लिए आए तो जंगल का जब प्रवेश करे तो इतना घना जंगल था कि ना जंगल का ओर दिखा ना जंगल का छोर दिखा। अब जो यहाँ से नदी बहती है इसको हम बेतवा कह रहे हैं वर्तमान में, हालांकि इसका मत्स्य पुराण में और मंगला अष्टक जो मंत्र गाए थे उसमें बैत्रवती नाम है। तो बैत्रवती आज अपभ्रंश होकर बेतवा कहला रही है। अब आपने स्वयं अनुभव किया होगा, इस बेतवती में पत्थर ही पत्थर है, इतनी रॉक है, जब पानी पत्थर से टकराता है तो एक आवाज आती है जो किसी नदियों में नहीं आती, यही प्रकट होती है ओरछा में। तो राजा को उस घनघोर सन्नाटे में जब आवाज़ मिली, आश्चर्य हुआ, तो वह जैसे ही वो तट के पास पहुँचे तो घनघोर जंगल ओर और छोर में बट गया। तो बस उन्होंने इसका नाम ओरछा रख दिया, तब से ओरछा कहा गया है। रणबांकुरों की ये धरा कुछ कह रही है, अनकही कोई कहानी बह रही है। नदी के जल में सुनो कुछ कह रही है, ओरछा की ये धरा सुनो कुछ कह रही है, ओरछा की ये धरा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। जब भी भारत का जिक्र होता है तो भारत की वीरता का जिक्र स्वयं अपने आप जुड़ जाता है, और जब भारत की वीर गाथाओं का जिक्र होता है तो फिर बुंदेला राजाओं की कहानियां और उनका शौर्य अपने आप जुड़ जाता है। या कि कुछ हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर भारत में वीरता का बखान किया जाता है तो बुंदेला राजाओं की शौर्य गाथाओं को उसमें शामिल ही किया जाता है। और आज हम एक ऐसी ही जमीन पर मौजूद हैं जिसको ये श्रेय जाता है बुंदेला राजाओं के स्थापित होने का, जिसको श्रेय जाता है बुंदेली स्थापत्य शैली के विकास करने का, जिसको श्रेय जाता है भारत की संस्कृति को प्रचारित और प्रसारित करने का। हम इस वक्त मौजूद हैं ओरछा में। जी हां, ये ओरछा का कमल बुर्ज है जो कि अब अपने खंडहर स्थिति में है और यहां पर हम मौजूद हैं। और ओरछा में आना इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की जो शैक्षणिक, वैज्ञानिक और जो सांस्कृतिक संगठन है यूनेस्को, उसकी कह सकते हैं कि पुरातात्विक जो हमारी जो धरोहरें हैं उसको संरक्षित करने की सूची में इस ओरछा को शामिल किया गया है। और यही वो वजह है कि जब हम आपको आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम में ओरछा के दर्शन करा रहे हैं, ओरछा के बारे में बता रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद आप तक ना पहुंची हो, उन समस्त गाथाओं को, कथाओं को, किंवदंतियों को आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के अपने इस खास कार्यक्रम में। अतीत में जिसका और छोर नहीं मिला, तब जाकर इस जगह को नाम ओरछा मिला। बुंदेली राजाओं को राजधानी के लिए नदियों से घिरा हुआ सुरक्षित एक ठिकाना मिला। दुश्मनों से सबसे पहले यहाँ के चहुओर के जंगल निपटते थे, फिर उनके घोड़ों के पैर पथरीले नदी में फिसलते थे। अगर फिर भी बच गए किस्मत से तो दुश्मनों के खैर मकदम के लिए बुंदेले वीरों के शोले मिलते थे। जैसे आप यहाँ प्रवेश करते हैं तो अपने आप में प्रकृति इसका संरक्षण कर रही है।
जहाँ आप किले पे देखने जाते हो तो बड़ा डिफेंसिव बनाया जाता है उसको लोगों के द्वारा या राजाओं के द्वारा। इसका प्रकृति स्वयं संरक्षण कर रही है। तो चारों ओर से इसको नदियाँ घेर रही हैं, जंगलों से पूरा घिरा हुआ था, अभी भी जंगल इसमें दिखाई पड़ रहा है। जब कोई आक्रमण होता था तो सबसे पहले तो उसको जंगल से लड़ना होगा, उसकी आरी शक्ति तो जंगल में ही चली जाएगी, घोड़े हाथी जंगल को पार करके नहीं आ पाएंगे। किसी प्रकार से आ भी जाते हैं कुछ आधे बचे हुए तो फिर नदियों से आपको लड़ना होगा, और अंत में बुंदेलाओं के सैनिक जो भरपूर शक्तिशाली थे उनसे लड़ना होगा। इसलिए आज आपको जो दिखाई पड़ रहे हैं मंदिर या यहाँ पर स्मारक सही स्थिति में इसलिए दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि प्रकृति इनका स्वयं संरक्षण कर रही थी। वाकई बहुत अद्भुत सौंदर्य है यहाँ का। अगर वाकई आप स्थापत्य कला के प्रेमी हैं, आप इतिहास में रुचि रखते हैं, आपको ऐतिहासिक स्थलों पर जाना पसंद है, तो आप निश्चित तौर पर यहाँ पर जब भी आएंगे तो आप इस जगह को पसंद करेंगे। हमारे पीछे जो आप इस समय महल देख रहे हैं, ये महाराजा मधुकर शाह जो कि बुंदेला शासक थे 1554 से लेकर 1592 तक, जिनका शासनकाल माना जाता है, ये उनका राजमहल है। ये कोई कहानी नहीं है, न ही अतिशयोक्ति कोई प्रशंसा या चारण है। एक भारत श्रेष्ठ भारत में ओरछा को दिखाने का ये भी एक कारण है। ये वीर बुंदेलों की धरती है, जहां आज भी जर्रे जर्रे में शमशीर पिघलती है। तभी तो यहाँ का हर बालक बुंदेला है, तो बालिका रानी लक्ष्मीबाई मिलती है। कई इमारतों के किस्से लोगों को मुंह जबानी याद हैं, शायद इसलिए भी क्योंकि यहाँ परंपरा, प्रतिष्ठा, शानो शौकत सबसे पहले है। बाकी सब कुछ बुंदेलों के लिए इसके बाद है। सबसे पहले स्मारक जिसमें वर्तमान में खड़े हैं राजा महल, और ये जो सामने आप देख रहे हैं राम मंदिर, जो अभी वर्तमान में नया लग रहा है कि इसको ऐसा पोता गया है, वो बनकर तैयार होते हैं। तो रुद्र प्रताप सिंह इसकी आधारशिला रखते हैं और इसको बनाने का प्रारंभ करते हैं। दूसरे राजा के द्वारा इसको एक सुरक्षा दृष्टि से प्राचीर खींची गई है। मधुकर शाह इसमें पूर्ण करते हैं, अलंकरण करते हैं। राजधानी का समृद्धशाली उदय हो जाता है। सारे मंत्रालय और टाउन प्लानिंग के साथ इसको किया गया है। जब यूनेस्को नाम की यहाँ संस्था आती है, इसका अध्ययन करती है, तो इसमें 3 वो अध्ययन ऐसे पाती है जो संभवतः यही मिलती है। एक तो इसकी टाउन प्लानिंग, बड़ी ज़बरदस्त टाउन प्लानिंग है। आज जो हमारे टाउन प्लानर टाउन प्लानिंग करते हैं उसमें बहुत ज़बरदस्त त्रुटि करते हैं। जब पानी पड़ता है और बारिश का स्तर बढ़ता है तो हमारे गांव और शहर डूबते हैं। अभी कुछ समय पहले बेंगलोर हाईटेक सिटी कही जाती है, डूब रही थी। दिल्ली हर साल डूबती है, नोएडा डूब रहा था। ओरछा में बेतवा यहीं से बहती है। आज तक इसका एक बूंद पानी इस नगर की सीमा में प्रवेश नहीं किया है। तो माने के चलिए पहले राजा ने बड़ा अध्ययन किया होगा, तब वो इस एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचा होगा। अन्यथा ये राजधानी 20 किलोमीटर यहाँ बन सकती थी या 10 किलोमीटर यहाँ बन सकती थी। तो उनका बड़ा अनुभव, उनका चयन इसमें लग रहा था। उसके आगे जो भारतीय चंदा, उन्होंने दीवार खींची, जो आज भी दिखाई पड़ती है। लगभग कहीं 2.5 से 3 मीटर चौड़ी है, 5 कहीं 7 मीटर ऊंची है, और लगभग इस पूरे नगर में ऐसा माना गया है कि 27 किलोमीटर का परकोटा है इसमें फैली हुई है। अब जब चौथे राजा के सामने एक चौथी आवश्यकता आती है, क्योंकि 3 राजाओं ने अपना अपना काम किया, चौथे राजा के सामने आवे आवश्यकता आई जब डिप्लोमेसी चालू हुई, क्योंकि राजधानी का जब उदय हुआ महाराजा वीर सिंह देव, तो उनके समय अब उनको अपने अतिथि को ठहराना है। तो अतिथि ठहराने के लिए अतिथि भवन का निर्माण किया गया है, जिसको हम आज जहांगीर महल के रूप में 20वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने उसका नाम जहांगीर महल किया है। उसका हालांकि कोई साक्ष्य नहीं है, उसको बड़ी चतुराई से ऐसा लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू कॉमन बिलीफ। पहले हमने जहांगीर महल देखा, काफ़ी शानदार था। उसमें 2 कल्चर दिख रहा है, हिंदू एंड मुस्लिम के। इतना प्यारा कॉम्बिनेशन और इतना शानदार किया। वहीं एक जालीदार नक्काशी है, वहीं हाथी भी बना हुआ है। तो 2 कल्चर को जो मिला रहा है कि उस समय भी कितनी यूनिटी रही होगी। यहाँ पर जो मेन महल है, राजा महल है, जहांगीर महल है, लक्ष्मी नारायण मंदिर आ गया, रायपुरवीर महल है। यहाँ पर ये 4 महल बहुत ही मतलब यूनिक उसमें आते हैं, जो कि मेन टूरिस्ट इसको देखने के लिए आते हैं। सबसे खास महल यहाँ पर जहांगीर महल है। जहांगीर महल और राजा महल। जहांगीर महल का जो आप देखेंगे, जब उसमें आर्किटेक्चर बहुत सुंदर है। कुछ इस पर स्टडी करने के लिए भी आते हैं, कुछ इसको जो शैली है उसको भी देखने के लिए आते हैं।
चतुर्भुज मंदिर का अगर जिक्र करें अधिष्ठान से लेकर शिखर तक, आंखों में बुंदेली राजाओं का ऐश्वर्य समा ही जाता है। ओरछा के राजा राम को विराजित करने के लिए कैसे एक आलीशान मंदिर बन जाता है। ये एक मंदिर नहीं है बल्कि राजा राम के प्रति समर्पण भी है। इतनी समर्पण के बावजूद भी ये मंदिर वीरान रह गया, इसका भी एक कारण है। ओरछा में स्थित ये चतुर्भुज मंदिर अपने आप में न जाने इतिहास के कितने पृष्ठों को समेटे हुआ है। जब इस वक्त हम इस चतुर्भुज मंदिर के सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं तो वाकई न जाने कितने एहसास मेरे अंदर जिंदा हो रहे हैं। चतुर्भुज मंदिर का जब हम जिक्र करते हैं तो बुंदेला राजा मधुकर शाह का जिक्र होता है, जिनका शासनकाल 1554 से 1592 माना जाता है। और उन्होंने 1574 में इस चतुर्भुज मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत की, उसको प्रारंभ करवाया। लेकिन जो मूल वजह थी इस चतुर्भुज मंदिर के निर्माण कार्य की वो ये कि महारानी गणेश कुंवरी इस मंदिर में भगवान श्री राम की प्रतिमा की स्थापना करना चाहती थी। लेकिन 1574 में इस चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होता है। 1578 का ये वो वक्त रहता है जब जो बुंदेला राज्य है उसके पश्चिम छोर पर मुगलों का आक्रमण होता है और ये बुंदेला राज्य के लिए एक विपत्ति की घड़ी होती है। जिस वक्त 1574 में जब निर्माण कार्य शुरू होता तो 1578 में राजकुमार होरल देव मुगलों के इस आक्रमण में शहीद होते हैं और जब वो शहीद होते हैं तो इस मंदिर का निर्माण कार्य रुक सा जाता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि महाराजा वीर सिंह जो है उनका शासनकाल आता है और वो इस मंदिर के निर्माण कार्य को दोबारा से शुरुआत करते हैं और उसके बाद उसको पूर्ण भी करते हैं। अगर हम इस मंदिर का जिक्र करें तो इस मंदिर का एक बहुत ऊंचा अधिष्ठान है, कम से कम नहीं तो अगर मैं कहूं तो ये 30 से 40 फीट ऊपर तो अधिष्ठान है। और इसके निर्माण योजना की अगर हम बात करें तो इसमें गर्भगृह भी है, मंडप है, अर्ध मंडप भी है। ये सारी चीजें इस मंदिर में हमें दिखाई पड़ती हैं। इस मंदिर के अगर हम शिखर की बात करते हैं तो नागर शैली में इसका शिखर बना हुआ है जो कि बुंदेली स्थापत्य कला का एक अप्रतिम और एक अद्भुत उदाहरण कह सकते हैं। चतुर्भुज मंदिर जो है अपने आप में एक कला की अनूठी मिसाल है। इस मंदिर में और जो शीश महल है इनका जो आर्किटेक्ट है, आमने सामने जो खिड़की बनी हुई है जिसमें भगवान को विराजना था, ऐसा सोच के जो यहाँ की रानी आई थी कुंवर गणेशी बाई कि हम भगवान जी को अपने सामने रखेंगे, अपने झरोके से उनको प्रतिदिन निहारेंगे। लेकिन भगवान जी की शर्त के पीछे उनका मकसद पूरा नहीं हो पाया और भगवान जी ने जो शर्त रखी थी पहले कि हम जहाँ विराजमान होंगे वहीं रहेंगे, तो भगवान जी वहाँ विराजमान हो गए, जिसको आज वर्तमान में भगवान राम राजा का मंदिर कहा जाता है। We have a 3-week itinerary in India, covering some other places, but one of the main focus is Madhya Pradesh, containing Khajuraho and Orcha. Unfortunately, we have only a short time in Orcha, but try to take a look at these wonderful buildings, including the fort, the palace, and this church, the city center. So we are extremely impressed. As far as I know, it's probably the highest temple in India. You can experience probably various styles in construction. Even as far as we could recognize, there is a Greek construction, and so we are really impressed. The ancient designers, I believe, try to do their best. जो जहाँ अपन खड़े हुए हैं, ये चतुर्भुज मंदिर जो उन्हीं राम राजा सरकार की स्थापना के लिए बनाया गया था। वो जो सामने किला दिख रहा है, इसमें वो महारानी बैठ करके उनका परमानेंट दर्शन हमेशा करती रहे सुबह शाम। लेकिन उन्होंने कहा था कि पुख नक्षत्र में हमें जहाँ एक बार स्थापित कर देंगे, जहाँ विराजमान हो जाएंगे वहीं रहेंगे। इसलिए पुराने उसी मंदिर में वो विराजमान आज हैं और सजीव बिल्कुल। उनका तो ऐसा है कि जो आपने मन से भाव से
उनके प्रति आस्था रखते हुए जो भी अपना भाव रखा, जो भी उनसे ईश्वर से प्रार्थना की, वो आपकी हमेशा पूर्ण होती है। यहाँ पे काफ़ी साहित्यिक कलाएं हैं आसपास में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राम राजा सरकार का मंदिर है, उससे जुड़ी आसपास कई जगह हैं ऐसी जहाँ पर आप वेकेशन में वीकेंड पर घूमने फैमिली के साथ आ सकते हैं। काफ़ी कुछ अच्छी कलाएं हैं और मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर देखने के लिए आपको मिलेंगे यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा सुंदर दृश्य है जहाँ पे आप खड़े होकर के बहुत ही अच्छा महसूस कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आजकल की लाइफ कितनी बिजी हो गई है, इतना शेड्यूल ऐसा हो गया है कि जहाँ पे कहीं शांति ही नहीं है, ट्रैफिक ये वो। यहाँ पर आके आपको काफ़ी शांति और काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। वीकेंड पे आप फैमिली के साथ भी यहाँ पे आ सकते हैं, जहाँ यहाँ पे काफ़ी मंदिर है। किसी भी कार्यक्रम को बनाने का महज उद्देश्य इतना भर नहीं होता है कि आपको सिर्फ एक आधे घंटे का कार्यक्रम हम बताएं या उसके बारे में बताएं, बल्कि ओरछा में जब हम यहाँ पर मौजूद हैं तो मेरा भी मन ये है और मैं ये चाहता हूं कि आप सभी लोगों का ये मन होना चाहिए कि अपनी प्राचीन धरोहरों को, अपनी विरासतों को, जो इतनी महत्वपूर्ण है, जिनका इतिहास इतना महत्वपूर्ण है, इनको जानना चाहिए, समझना चाहिए और हाँ, इसको प्रचारित और प्रसारित भी करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी यही विजन है, उनका भी यही स्वप्न है कि हमारे देश में जो धरोहरें हैं इनके प्रति हमारा न केवल आकर्षण बढ़े बल्कि यहाँ पर पर्यटन भी बढ़े, पर्यटन के साथ साथ हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार भी बढ़े। तो फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो कहानी अभी चल रही है, बातें अभी बतानी है, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही है वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर, एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी और बात हम कर रहे हैं ओरछा की। ओरछा की कई कहानियां ऐसी हैं जिनको सुनना बड़ा दिलचस्प है और कई ऐसे अभी भी धरोहर हैं यहाँ पर जिनको जानकर अपने आप में आश्चर्य होता है कि उस जमाने में ऐसा कैसे हो रहा होगा या ऐसा कैसे हुआ होगा। तो इन तमाम जानकारियों के साथ लगातार हम चल रहे हैं, आपको भी बता रहे हैं और हाँ, कुछ हम भी समझ रहे हैं। बात एक इमारत की जिन्हें सावन भादो कहते हैं, वैज्ञानिक भाषा में जिनको वायु यंत्र भी कहते हैं। ध्वनि विज्ञान का यह संगम कुछ सोचने पर विवश करता है। क्या जेठ के महीने में भी बादल कोई बरसता है? जब ओरछा की हम चारों दिशाओं का जिक्र कर रहे हैं तो ये ओरछा का वो उत्तरी इलाका है जिसकी कह सकते हैं आंचल में भी कई महत्वपूर्ण और खूबसूरत इमारतें हैं। आप हमारे पीछे ये जो दो सिंगल इमारतें देख रहे हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, दरअसल इनको सावन भादों कहा जाता है। वैसे तो ये वायु यंत्र माने जाते हैं और इसके बारे में कहावत ये कि जब सावन भादों का महीना होता है तो इनकी जो छाया होती है वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है। पर यही तो ऐसे कारण है जिस कारण भारत का डंका दुनिया में चहुं ओर ही बजता है। वैज्ञानिक पक्ष एक स्वयं नाम में इससे इंगित हो रहे हैं, सावन और भादों। सावन भादों हम जानते हैं हमारे जो पंचांग है उसके दो महत्वपूर्ण महीने हैं जो मानसून के महीने हैं। कहा यह जा रहा है, उसका पूरा आप देखिएगा स्थापत्य दृष्टि से, वो तो राजा को एक महीना होता है जेठ का, उस जेठ के महीने में ऐसा अनुभव कराया जा रहा है कि सावन और भादों बरस रहा है। अब ऐसे होगा कैसे? तो सावन भादों ऊपर से खिड़कियां इसमें पोल हैं, जब लू चलती थी और लू से जब अपनी इससे टकराती थी, हिट करती थी दीवार को, तो अब हवा क्या है जैसे हिट करेगी उसकी ऊर्जा नष्ट होगी और हवा होगी ठंडी, तो ठंडी हवा होगी नीचे जाएगी बह के, जहाँ बह के पहुँच रही है वहाँ एक अभी भी गेट है छोटा सा जिसको हम तहखाना बोलते हैं, वहाँ से वो विंड का साउंड क्रिएट होता था, हवा जैसे मानसून में चलती है। जो महल है इसको मटखंबा महल कहते हैं, उसके एकदम पीछे खड़ा हुआ, हाँ पालकी नहीं सर, ये वाला पालकी महल थोड़ा पीछे है।
तो इसके जब राजा नीचे बैठे, ऊपर से गोल पत्थर ऊपर से वहाँ घुमाया जा रहा है, तो नीचे जो आवाज़ प्रकट होती है, जैसे बादलों की गर्जना हो रही है, उस हिसाब से गर्जना प्रकट हो रही है। आप उसको ऑब्जर्व करें तो वहाँ फाउंटेन ही फाउंटेन है चारों ओर। जब फुब्बारे चलते थे तो राजा को जैसे बारिश, सावन की भीनी भीनी बारिश होती है ना, वैसी बारिश की आवाज़, पूरा क्रिएशन क्रिएट होता था। तो राजा को जेठ के महीने में भरी दोपहरी में ऐसा अनुभव कराया जा रहा है कि सावन और भादव बरस रहे हैं। तो मूल रूप से उसका वो कारण था। तो मूल रूप से समर पैलेस है राजाओं का जो उस समय बनाए। तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो पूरे भारत की परंपरा में इतना सुंदर संयोग कोई राजा नहीं कर पाया है। तो मूल रूप से वायु यंत्र हैं। अब लोगों ने यहाँ एक और कहानी फैलाई कि मैंने आपको बताया एक दूसरे से पिलर मिलते हैं, आज ही मिल रहे हैं, आकृति में एक समान है, एक सी ऊंचाई है, एक सा आकार है। तीसरे ने क्या समझा, एक दूसरे से मिलते हैं, ओवरलैप होते हैं। तो फिर कहानी चली कि रात्रि में 12 बजे भादों के महीने में एक दूसरे से मिल जाते हैं। मिलते तो हैं पर 12 महीने मिल रहा है, वो एक समान आकृति में आज भी दिखाई पड़ता है। तो ये कहानी थोड़ी सी भ्रामक है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं ओरछा का जो दक्षिण का इलाका है, और दक्षिण के इलाके में आप देखेंगे कि ये एक पूरा सामने चारों तरफ यहाँ पे हरियाली, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन सामने जो कुछ आप गुंबद देख रहे हैं, ये दरअसल यहाँ पर की भाषा में इसको छतरिया बोलते हैं। छतरिया का मतलब वो स्थान जहाँ पर जो यहाँ के बुंदेला राजा थे, उनका कह सकते हैं कि उनका अंतिम संस्कार बेतवा नदी के किनारे किया गया, और बाद में उनकी स्मृति में उसको चिरस्थायी करने के लिए उनके पुत्रों और प्रपौत्रों के द्वारा यहाँ पर एक स्मारक का निर्माण किया गया, जिनको छतरी बोलते हैं। और अगर शाम के समय अगर आप इसको देखेंगे तो इसका नजारा नदी के साइड से जब सूरज अस्त होता है वो देखने लायक होता है। अब जैसे आप यहाँ भी देख रहे हैं कि पीछे देख रहे हैं छतरियाँ हैं, ये बुंदेले राजाओं की छतरियाँ हैं। ये यहाँ पर मिला के लगभग 15 छतरियाँ बनी हुई हैं। जैसे जैसे जिस शासन काल में राजा का देहांत हुआ है, उनके पुत्रों द्वारा उनका निर्माण किया गया है। आज जो उन्होंने अपने एक कल्चर के लिए वो चीज़ अपने माता पिता के लिए की है, लेकिन आज वो हम लोगों को रोजी रोटी दे रही है। जैसे कि सर अभी देश विदेश से टूरिस्ट आते हैं और छतरियों को देखने के लिए जाते हैं। जिस तरह से हमारे पीछे बहती उस बेतवा नदी में जल सदियों से कल कल करता हुआ प्रवाहमान है, ठीक उसी तरह से सदियों के कालखंड से लगातार भारतीय संस्कृति भी निरंतर बहती हुई शीतल बयार की तरह प्रवाहमान है। और इसी सदियों के कालखंड में बीच का एक कालखंड ऐसा भी आया जब बुंदेली राजाओं की शौर्य गाथा, और उस शौर्य गाथा ने इस क्षेत्र को न केवल वैभव प्रदान किया, बल्कि शौर्य की एक ऐसी अमिट गाथा लिखी जो कि आज तक, बल्कि यूं कहे कि रहती दुनिया तलक कायम रहेगी। रणबांकुरों की ये धरा कुछ कह रही है, अनकही कोई कहानी बह रही है। नदी के जल में सुनो कुछ कह रही है, ओरछा की ये धरा सुनो कुछ कह रही है, ओरछा की ये धरा। एक कहानी का जिक्र करते हैं तो दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी कहानी का जिक्र करते हैं तो तीसरी शुरू हो जाती है। कम से कम जब एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम का निर्माण हम कर रहे हैं तो हमें ऐसी कई कहानियों के प्रसंग एक दूसरे से जुड़ते हुए मिले, लेकिन मजबूरी हमारे पास में समय की है और समय हमें अब इजाज़त नहीं देता कि उन तमाम कहानियों को एक साथ एक जगह पर हम विस्तार पूर्वक कह पाएं। लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता सकूं, और शायद मुझे लगता है कि आप इतने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा समझ भी पाए होंगे। बड़ा ही आध्यात्मिक सौंदर्य इस वक्त
ओरछा के इस राजा महल की प्राचीर से मैं देख पा रहा हूं कि सूरज अस्त हो रहा है। कुदरती सौंदर्य भी है, आध्यात्मिक सौंदर्य भी है। माना यह जाता है कि सूर्यास्त के बाद जब भगवान श्री राम की शयन आरती होती है, वैसे भी यहाँ सन्नाटा सब पसर जाता है और ये पूरा का पूरा शहर खामोश सा हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका वर्णन करना बाकी है, लेकिन अब समय इजाज़त नहीं देता कि हम आगे बढ़ें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही दीजिए मुझे मेरी टीम, कैमरामैन शैलेंद्र और सहयोगी विनोद के साथ इजाज़त, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे स्वर्गवासी पिताश्री